गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक जो है उसका नाम है अनुसूचियां। क्या है आज का टॉपिक? अनुसूचियां। तो अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे संविधान में अगर मूल संविधान की बात करें कि जब हमारा संविधान बना था, यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसे मूल संविधान कहेंगे। तो मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो सिर्फ 8 थी और बाद में 4 और जुड़ी थी। तो टोटल अभी अनुसूचियों की बात करें तो हमारी टोटल अनुसूचियां कितनी हैं? तो वो है 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये 12 अनुसूचियां हर अनुसूची में किसी न किसी चीज के बारे में लिखा हुआ है, तो उन्हीं चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम अनुसूची फर्स्ट पढ़ते हैं। अनुसूची फर्स्ट में क्या लिखा है? तो अनुसूची फर्स्ट या पहली अनुसूची कहती है कि हमारे यहाँ पर जो राज्य हैं और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र जो है, हमारे यहाँ पर संघ है वह उसके राज्य क्षेत्र, संघ व उसके राज्य क्षेत्र, इनके बारे में बात करती है अनुसूची फर्स्ट। संघ मतलब केंद्र को कहा है और राज्य मतलब उनके राज्य, जो कि हमारे यहाँ पर इतने सारे राज्य हैं। ठीक है, अगर कोई भी नया राज्य बनाना है, कोई भी नया स्टेट हमें इंट्रोड्यूस करना है, लाना है, या फिर हमें कोई भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, या फिर हमें उनके नाम में परिवर्तन करना है, यानी राज्य बनाना है या उनकी सीमा बदलनी है या उनका नाम बदलना है, तो ये सब किस में आता है? तो ये सब हमारी अनुसूची फर्स्ट में यानी पहली अनुसूची में आता है। ठीक है, ये सब अनुसूची एक के तहत ही हम इन चीज में क्या कर सकते हैं? तो इन चीज में हम परिवर्तन कर सकते हैं अनुसूची एक के यूज करते हुए। अनुसूची सेकंड की बात करें तो अनुसूची सेकंड जो कहती है वो कहती है वेतन के बारे में। अनुसूची सेकंड जो है वो वेतन की बात करती है। किसकी? वेतन और भत्ते की। वेतन व भत्ते, हमारे यहाँ जितने भी वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो सारे उन वेतन भत्तों की बात करती है। यानी जो भी वेतन राष्ट्रपति को मिलता है, कौन कौन से वेतन और किस किस को मिलते हैं, किसकी बात इसमें होती है? तो देखिए, राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन, राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन, ठीक है, राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल को मिलने वाला वेतन भत्ते, राज्यपाल को जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं उनके बारे में इसमें डिटेल है। लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्तों के बारे में इसमें डिटेल है। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में जो भी वेतन और भत्ते मिलते हैं उन्हें उन वेतन भत्तों की इसमें बात की गई है। और बात की गई है उपाध्यक्ष के, यानी लोकसभा का जो एक तो लोकसभा का अध्यक्ष होगा एंड एक लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के वेतन और भत्तों की बात इसमें की गई है। और बात करें तो राज्यसभा के सभापति, क्योंकि राज्यसभा में कौन होते हैं? तो राज्यसभा में सभापति होते हैं और सभापति के अलावा उपसभापति होते हैं। तो सभापति और उपसभापति इनकी भी बात किसमें की गई है? उपसभापति, इनकी भी बात किसमें की गई है? तो इन्हीं में वेतन भत्ते यानी अनुसूची 2 में बात की गई है। विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, यानी विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं या वहाँ के भी जो उपाध्यक्ष होते हैं, इनके वेतन भत्तों की भी बात अनुसूची सेकंड में की गई है। और किसकी बात की गई है? तो और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, जैसे यहाँ पर राज्यसभा में विधान सभापति उपसभापति होता है और लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ऐसे यहाँ विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे, जबकि विधान परिषद में सभापति और कौन होंगे? उपसभापति होंगे, सभापति और उपसभापति। तो इनकी भी बात कहाँ की गई है? तो इनकी भी बात अनुसूची 2 में की गई है कि इन्हें कितना वेतन और कितना भत्ता मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो हमारे जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उनके वेतन भत्ते के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है कि उन्हें कितना वेतन भत्ता वगैरह मिलता है। और ये हमारे कहाँ से मिलता है? तो संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं ये। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के हो गए तो हाई कोर्ट के भी यहीं आएंगे। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की भी बात इसी वेतन भत्ते वाले अनुसूचित 2 में की गई है। कैग के वेतन भत्ते, अब कैग का मतलब होता है जो हमारे महाधिवक्ता होते हैं या महालेखा परीक्षक होते हैं, उनके वेतन भत्तों की भी बात अनुसूची 2 में की गई है। ठीक है, तो ये कंप्लीट थी अनुसूची 2। बात कर लेते हैं अनुसूची 3। अनुसूची 3 क्या कहती है? तो अनुसूची 3 में बताया गया है कि कौन किसको शपथ दिलाएगा और कैसे दिलाएगा। तो अनुसूची 3 शपथ की बात करती है। अनुसूची 3 किसकी बात करती है? तो अनुसूची 3 शपथ की बात करती है। किसकी? शपथ की बात करती है। शपथ कैसे लेंगे? तो संघ के मंत्री की शपथ है इसमें। संघ के मंत्री, उनकी शपथ के बारे में बात की गई है। संघ के मंत्री के अलावा अगर हम बात करें तो संसद के सदस्यों की बात की गई है कि संसद के सदस्य किस तरह शपथ लेंगे। संसद के सदस्य की शपथ की बात की गई है अनुसूची 3 में। ठीक है, और बात करें तो संसद चुनाव के उम्मीदवारों की, संसद में जो चुनाव होते हैं उस टाइम जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, संसद चुनाव के उम्मीदवारों की
यहाँ पर बात की गई है अनुसूची 3 में, इनकी शपथ की बात की गई है। राज्य के मंत्री की शपथ की बात की गई है अनुसूची 3 में, राज्य के मंत्री की शपथ की बात की गई है अनुसूची 3 में। और बात करें तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों की बात की गई है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की बात की गई है, राज्य विधान मंडल के सदस्य, इनकी शपथ की भी बात इसमें अनुसूची 3 में की गई है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है इनसे कि इनमें कौन कौन है जिनकी शपथ के बारे में अनुसूची 3 में बात की गई है। राज्य विधानमंडल चुनाव उम्मीदवार भी आएंगे फिर यहाँ पर, राज्य विधानमंडल क्योंकि संसद के आ रहे हैं तो राज्य विधानमंडल चुनाव उम्मीदवार, राज्य विधान मंडल चुनाव उम्मीदवार की शपथ की भी बात इसमें की गई है, उम्मीदवार, ठीक है, इनकी शपथ की भी बात कही है। और बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज की और हाई कोर्ट के जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की और हाई कोर्ट के जज की भी इसमें शपथ की बात की गई है, और कैग के शपथ की भी बात की गई है। जो भी वेतन भत्ते हमने वहां पढ़े थे उन सब की शपथ की बात यहाँ की जाती है अनुसूची 3 में। किसमें बात की गई है, तो अनुसूची 3 में ही बात की गई है उन सब की शपथ की। अनुसूची 4 की बात करें तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताती है। ओके, अनुसूची 4 क्या, अनुसूची 4, अनुसूची 4, अनुसूची 4, तो अनुसूची 4 किसकी बात करती है, तो अनुसूची 4 जो है वो बात करती है हमारे किसकी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटें कैसे बटी जाएंगी, ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस तरह होगा ये कौन बताता है, तो अनुसूची 4 बताती है। जैसे कि मान लो और ये होता किसके आधार पर है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है, क्योंकि आपको पता है कि जिस राज्य की ज्यादा जनसंख्या है उस राज्य में ज्यादा सीटें हैं, और जिस राज्य की जनसंख्या कम है उस राज्य की सीटें भी बहुत कम देखने को आपको मिलेंगी। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 42वें संविधान, देखो क्योंकि पहले क्या होता था, जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया थे या फिर हम कह रहे साउथ के नीचे के एरिया थे, इन एरियो में जनसंख्या बहुत ज्यादा कम होती थी। जब जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है क्योंकि उन्होंने कंट्रोल कर ली थी अपनी जनसंख्या, तो ये नीचे के एरिया जब कंट्रोल कर चुके थे तो इनकी सीटें जो थी वो बहुत कम होती जा रही थी। तो इन्होंने ये कहा कि आने वाले समय में जब हमारी जनसंख्या और कम होती चली जाएगी तो हमारा तो यहाँ पर अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो इस बिहाफ पे 42वां संविधान संशोधन किया जाता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया जाता है, और एक वर्ष को आधार बनाकर आज तक हम उसी जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित करते आ रहे हैं, वो है 1971। तो 1971 को हमने आधार बनाया अब तक, और सीटों का आवंटन उसी टाइम की जनसंख्या के आधार पर करते आ रहे हैं अनुसूची 4 में। ठीक है, अनुसूची 5 की बात करें तो ये किसके बारे में बताती है वो भी देख लेते हैं। अनुसूची 5, अनुसूची 5 की बात करें, अनुसूची 5, तो अनुसूची 5 बताती है हमारी अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं, यानी अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र किसके लिए होते हैं पता है ना आपको, अनुसूचित क्षेत्र के प्रबंधन और नियंत्रण का काम करती है। इनका प्रबंधन कैसे होगा और इनका नियंत्रण, वह इनका नियंत्रण किस तरह किया जाएगा, जो शेड्यूल ट्राइब वगैरह होते हैं उनका नियंत्रण और वो सब देखना अनुसूची 5 में आता है, इन इस प्रावधान में आता है। जैसे भारत में 10 राज्य हैं, है ना, जिसमें शेड्यूल्स एरिया ज्यादा पाए जाते हैं, तो उनको देखना, उनको अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट देना। अनुसूचित क्षेत्र जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित लोग रहते हैं उस क्षेत्र को हम अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। जैसे राजस्थान में पाए जाते हैं, गुजरात में, ठीक है। अब बात करें आपके हिमाचल प्रदेश में, इस तरफ ज्यादा अनुसूचित क्षेत्र पाए जाते हैं। तो उनको कैसे उनका प्रबंधन करना है और कैसे उनका नियंत्रण करना है, ये अनुसूची 5 कहती है। क्या कहती है ये अनुसूची 5, कि उनका प्रबंधन कैसे करना है, उनको कैसे देखरेख देनी है, या कैसे उनके लिए काम करना है। अनुसूची 6 की बात कर लेते हैं। अनुसूची 6, अनुसूची 6, अनुसूची 6 की बात करें तो ये बताता है कुछ स्पेशल राज्य हैं जिनके बारे में ये बात करता है, वो है आसाम, मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। 4 राज्य हैं ये, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों में ये इनके प्रबंधन और इनके नियंत्रण का काम करता है। इन 4 राज्यों का प्रबंधन करना और इन 4 ही राज्यों का नियंत्रण करना, ये किस में आता है, तो अनुसूची 6 में आता है। ये अनुसूची 6 के थ्रू किया जाता है कि इनका प्रबंधन और इनका कैसे करना है। तो यहाँ जनजातीय क्षेत्र यहाँ भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है अनुसूची 6 के तहत। अनुसूची 7 की बात करें तो अनुसूची 7 अनुसूचियों को ही बांटने का काम करती है। अनुसूची
7, अनुसूची 7 में जो हमारी शक्तियां बढ़ती थी ना, किस तीन सूची के अकॉर्डिंग शक्तियां बढ़ती हैं। तो आपको पता है राज्य सूची होती है, संघ सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। तो ये पूछा जाए कि ये तीनों सूचियां किस अनुसूची में सम्मिलित हैं, तो ये अनुसूची 7 में सम्मिलित है, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, ये 3 अनुसूचियों के तहत शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में शामिल है, तो हमारे 7 अनुसूची यानी 7th अनुसूची में ये शामिल है। ओके, तो गाइज यहाँ तक ही आज रखते हैं। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कि ये अनुसूचियां आपको समझ में आई या नहीं आई। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तभी तो मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा अगर आप ऐसा करोगे तो। ठीक है, तो प्लीज एंड बताइए भी कमेंट्स में लिख के कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं।